अब आ जाते हैं ब्रेडन ब्रेडन रिस्क असेसमेंट स्केल की तरफ। ब्रेडन रिस्क असेसमेंट स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोगों को जो है आनी चाहिए। ब्रेडन स्केल क्या है? ब्रेडन स्केल असल में हमारे साथ ये एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी पेशेंट में प्रेशर अल्सर के पैदा होने के या उसके काज होने के जो रिस्क फैक्टर्स है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट को जो है प्रेशर अल्सर काज हो सकता है या नहीं। प्रेशर अल्सर को बेड सोर्स भी कहते हैं या प्रेशर इंजरीज भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक ही पोजीशन पर लेटा हुआ है, ठीक है, तो उनके जो जॉइंट्स पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो वहाँ पर अक्सर औकात जो है ज़ख़म बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलसल उस पर प्रेशर पड़ रही होती है पूरी बॉडी की, ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पर जो है ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रेशर अल्सर या बेड सोर्स कहते हैं, जो कि मुसलसल एक ही पोजीशन पर रहने की वजह से क्या होते हैं, काज होते हैं। और ये भी अल्लाह का एक फ़ज़ल व करम है हम पर कि जब हम रात को सोते हैं तो रात को सोने के बाद हम नींद में ही क्या करते हैं, अपनी जो साइड है वो चेंज करते रहते हैं। तो इसका फ़ायदा हमें यही होता है कि हम जो बेड सोर्स है या जो प्रेशर अल्सर है इससे हम क्या रहें, महफूज रहें, और हमारे जो प्रेशर पॉइंट है वो चेंज होते रहें। तो जो पेशेंट होते हैं, जो अनकॉन्शियस होते हैं, जो इमोबाइल पेशेंट होते हैं, तो वो खुद से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अक्सर औकात उनमें जो है बेड सोर या प्रेशर इंजरी जो है ये काज हो जाती है। किस वजह से? नर्सिस की लापरवाही की वजह से, क्योंकि नर्सिस का काम होता है उनकी साइड चेंज करना वक्तन फ़वक्तन, लेकिन वो नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर औकात काज हो जाती है। सो ब्रेडन रिस्क असेसमेंट्स के लिए असल में एक टूल होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि किस पेशेंट को बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर के काज होने के चांसेस है या उनको ख़तरा है, ठीक है। इसको हम ब्रेडन स्केल कहते हैं। सो द ब्रेडन स्केल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर सोर्स रिस्क इज़ अ टूल यूज इन अ हेल्थ केयर सिस्टम टू असेस पेशेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि ये हमारे साथ एक ऐसा टूल है जो कि हेल्थ केयर सिटिंग में जो है या सिस्टम में यूज़ होती है इस मकसद के लिए कि हम अपने पेशेंट को असेस करें कि इनमें प्रेशर अल्सर या बेड सोर्स की काज होने के ख़तरा इनको है या नहीं। तो इसको हम ब्रेडन स्केल कहते हैं। इट इवॉल्वेट 6 रिस्क फैक्टर्स। अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो ब्रेडन रिस्क स्केल असेसमेंट टूल है इसके टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 6 चीज़ों को हम इसके ज़रिए क्या करते हैं, देखते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें सेंसरी परसेप्शन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। दूसरी मॉइस्चर को, तीसरी एक्टिविटीज़, चौथी मोबिलिटी, पांचवी न्यूट्रिशन स्टेटस, और लास्ट नंबर पर जो छठी है उसको हम फ्रैक्शन या शेयर, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, ये 6 फैक्टर जो है हम ब्रेडन स्केल के ज़रिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसी तरह से हर कंपोनेंट का जो स्कोर होता है स्केल पर वो 1 से लेकर 4 तक होता है। अगर हमारे साथ वैल्यू जो है वो 4 के करीब आती है या 4 आती है तो मतलब ये है कि ये ख़तरे से बाहर है। अगर 1 के करीब आती है या 1 आती है तो इसका मतलब ये है कि ये ख़तरे में है या इनको ऑलरेडी वो मसला जो है हो चुका है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। लोअर स्कोर इंडिकेटिंग हाई रिस्क, अभी मैंने आपको बताया अगर 1 के करीब हो या 1 हो तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट बहुत ज़्यादा किस में है, ख़तरे में है, रिस्क में है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? अच्छा जी, फिर क्या कहते हैं, द टोटल स्कोर्स हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू आइडेंटिफाई पेशेंट एट रिस्क एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ प्रेशर इंजरीज। तो जो टोटल स्कोर हमारे पास आता है जब ये सारे कंपोनेंट हम मैयर कर लेते हैं और उससे हमारे साथ जो टोटल स्कोर आता है तो उसके ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, प्लानिंग करते हैं ताकि हम अपने पेशेंट को किसी भी किस्म के प्रेशर अल्सर या प्रेशर इंजरी होने से बचा सकें। सो ये आपके पास क्या है, एक चार्ट है ब्रेडन रिस्क असेसमेंट स्केल का।
तो सबसे जो पहला कंपोनेंट आता है आपके पास इस ब्रेडन स्केल में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेंसरी परसेप्शन कहते हैं। सो सेंसरी परसेप्शन से मुराद क्या है? सेंसरी परसेप्शन से मुराद ये है कि अगर आप उसको टच करते हैं तो टच करने से क्या वो मूवमेंट करते हैं या नहीं, या उनको आप टच करते हैं तो उनको फील होता है या नहीं, ठीक है। सो अगर आपके पास वन नंबर आता है, ठीक है, रीडिंग पर आपके पास वन आता है, तो इसका मतलब ये है कि सेंसरी परसेप्शन उनकी क्या है? कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर लिमिटेड हो चुकी होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर टू आती है तो मतलब वेरी लिमिटेड, अगर थ्री आती है तो स्लाइटली थोड़ी सी लिमिटेड है, अगर फोर आती है तो मतलब ये है कि किसी किस्म की इम्पेयरमेंट, खराबी सेंसरी परसेप्शन में नहीं है। फिर इसके बाद आपके पास आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर में अगर फोर आपके पास आता है तो मतलब नो इम्पेयरमेंट, अगर थ्री आता है तो मतलब ओकेजनली मॉइस्ट, स्किन जो है ओकेजनली तौर पर मतलब कभी कभार जो है वो मॉइस्ट रहता है, ठीक है। इसी सॉरी हाँ जी बिल्कुल, ओकेजनली मॉइस्ट रहता है। इसी तरह से अगर टू आता है तो मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, अगर वन आता है तो कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट, ठीक है। इसी तरह से एक्टिविटीज़ में अगर वन आता है तो मतलब बेड फास्ट, टू आता है चेयर फास्ट, थ्री आता है वॉक ओकेजनली, और फोर आता है वॉक फ्रीक्वेंटली, मतलब वॉक कर सकते हैं, चलने फिरने की काबिल है, ठीक है। मोबिलिटी, वन आता है कंप्लीटली इमोबाइल, मतलब बिल्कुल बेड पर जो है वो हो चुके हैं, हरकत नहीं कर सकते। अगर टू आता है तो मतलब लिमिटेड हो गए, थ्री आता है तो थोड़ा सा लिमिटेड हुए हैं, अगर चार आता है तो मतलब किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है, हरकत कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन अगर फोर हो तो मतलब एक्सीलेंट न्यूट्रिशन स्टेटस है, अगर थ्री है तो मतलब अच्छी से एक्सीलेंट से थोड़ा कम है, अगर टू है तो नाकाफ़ी हो गई, इनएडिक्वाइट मतलब नाकाफ़ी, और अगर वन है तो मतलब पुअर न्यूट्रिशन स्टेट है। फ्रिक्शन और शेयर अगर थ्री है तो मतलब किसी किस्म की अपेरेंट प्रॉब्लम इनको मौजूद नहीं है, अगर टू है मतलब पोटेंशली इनको प्रॉब्लम हो सकती है। पोटेंशियल से मुराद ये है कि इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उस पर हम श्योर नहीं है, लेकिन अगर वन है तो मतलब श्योरिटी के साथ हम ये बात कहते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करनी है? याद रखनी है, और साथ में आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि जो ब्रेडन स्केल है इसकी रेंज आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हेयर असेसमेंट से, ठीक है। और हेयर की असेसमेंट जो है हम करेंगे कि हेयर के हम कैसे असेसमेंट करते हैं, और इस असेसमेंट के दौरान हम जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो नोट डाउन करेंगे। सो हेयर असेसमेंट से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हेयर असेसमेंट में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो नोट करनी होती है। सो एडल्ट हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर्स, जो एडल्ट होते हैं तो दो तरह के हेयर्स इनमें पाए जाते हैं या इनके होते हैं। वेलस हेयर, वेलस हेयर्स क्या होते हैं? वेलस हेयर्स इज शॉर्ट फाइन इन इनकंस्पिकुअस नॉट नोटिसेबल एंड रिलेटिवली अनपिगमेंटेड, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या ज़्यादातर लोग जो है आप सब स्टूडेंट के स्किन पर जो है इस तरह के हेयर्स पाए जाते हैं जो कि इंतहाई छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो कि आम तौर पर अगर आप एक दूसरे को देखें तो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आप एक दूसरे को करीब से देखते हैं तो छोटे छोटे हेयर्स जो है वो पाए जाते हैं, जिसको पश्तो में हम पशम कहते हैं। मतलब ये पशम होता है और ये जो है इसकी ग्रोथ नहीं होती, बस ये इसी तरह से होते हैं जैसे फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डे पर होते हैं, इसी तरह से जो है सारा साल जो है ये इसी तरह से होते हैं, बड़े नहीं होते। तो इस तरह के जो हेयर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वेलस हेयर्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी कोई ख़ास कलर भी नहीं होती, इस वजह से ये नज़र भी नहीं आ रहे होते। दूसरे जो हेयर की टाइप है इसको हम टर्मिनल हेयर्स कहते हैं, ठीक है, विच इज़ कोजर्स, ठीक है, थिकर मोर कंस्पिकुअस, मतलब जो आसानी से नज़र आते हो, एंड यूजुअली पिगमेंटेड, और ज़ाहिरी तौर पर इसका क्या होता है? कलर भी होता है, जिसकी वजह से ये हमें नज़र आ रहे होते हैं, और ये मोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कल्प हेयर्स हो गए, इसी तरह से आईब्रोज हो गए, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ टर्मिनल हेयर्स की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। सो इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द हेयर्स, नोट इट क्वांटिटी, क्वालिटी, टेक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन, स्कल्प, एलोप्सिया, ठीक है,
और इसी तरह से हियरसिटिज्म। सो हेयर असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हेयर असेसमेंट के दौरान जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन के दौरान हम अपने हेयर्स की क्वांटिटी को देखते हैं कि कितने मिकदार में हेयर्स जो है हमारे स्किन पर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में है, ठीक है, या कम मिकदार में है। इसी तरह से उन हेयर्स की जो क्वालिटी है उसको हम देखते हैं कि सिल्की हेयर्स है, ठीक है, या ड्राई हेयर्स है, ठीक है, किस तरह के हेयर है, तो उसकी क्वालिटी को जो है हम देखते हैं, टेक्सचर को हम देखते हैं, इसी तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि पूरी तरह से इक्वली हमारे स्किन पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं, स्किन की खास एरियाज पर ज़्यादा हेयर्स है या कम हेयर है, तो ये हम देखते हैं। इसके अलावा स्कल्प पर देखते हैं, ठीक है। एलोप्सिया किसे कहते हैं, एलोप्सिया से मुराद गंजापन है, ठीक है, गंजापन मतलब एक बंदा जो है वो गंजेपन का शिकार हो जाए तो इसको हम एलोप्सिया कहते हैं। जबकि हियरसिटिज्म से मुराद ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है आपके स्किन पर हेयर जो है वो पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हियरसिटिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम किस दौरान देखते हैं, ये जब हम हेयर्स की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, नोट करते हैं। सही है। इसी तरह से फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा काम हमने करना होता है वो है नेल असेसमेंट। नेल असेसमेंट में ख़ास तौर पर आप लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पर आप लोग कैपिलरी रिफल्स जो है वो टेस्ट आप करते हैं। इसके साथ साथ जो नेल बेड एंगल्स है उसको आप देखते हैं, ठीक है। कैपिलरी रिफल को करने का जो बेसिक पर्पस होता है हमारा वो यही होता है कि हम मालूम करें कि हमारे फिंगर्स तक जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। सो इसको करने का तरीका ये होता है कि जब हम नेल पर को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से नेल का कलर जो है वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, ठीक है, वाइट हो जाता है। और फिर इसी तरह से अचानक आप इसको छोड़ते हैं तो ये कलर दोबारा से वही हो जाता है, रेडिश हो जाता है, ठीक है, जो कि पहले था। तो जितना जल्दी ये अपने कलर को गेन करेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है। अगर कलर दोबारा रिगेन करने में टाइम ले रहा हो तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं हो रही। सो नेल प्रोटेक्ट द डिस्टल एंड ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। नेल्स जो है इनका काम क्या होता है, ये हमारे फिंगर्स का जो डिस्टल एंड होता है, ठीक है, मतलब जो आखिरी पोर्शन होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे फिंगर और टॉस का, ठीक है। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स, नोट देयर कलर, ठीक है, हमने इसका कलर जो है नोट करना है। इसी तरह से शेप को नोट करना है और किसी भी किस्म की अगर लीजन मौजूद हो तो उसको हमने क्या करना है, देखना है। इसी तरह से नोट दैट द एंगल बिटवीन द प्रोक्सिमल नेल फोल्ड एंड द नेल प्लेट इज नॉर्मली लेस देन 180। मतलब ये है, देखिए काइंडली आप अपने माइक को म्यूट करें, जिनका माइक ऑन है तो वो काइंडली अपने माइक को म्यूट करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक नेल जो है वो बनाता हूँ, ठीक है, एक फिंगर नेल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मिसाल के तौर पर एक फिंगर नेल है। सो फिंगर नेल में कैसे बनाऊँ, मुझे तो ड्राइंग आती भी नहीं है। तो मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फिंगर नेल है, ठीक है। सर हर कोई अपने नेल को देख ले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी हैं। तो ये आपका जो है डिस्टल पोर्शन है, मतलब बिल्कुल एंड है, और ये आपके फिंगर का वो पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से नेल स्टार्ट होती हैं। तो इस एरिया को आपने क्या करना होता है, इस एरिया को आपने नोट करना होता है, ठीक है, इस एरिया को जिसको मैंने सर्कल किया। तो इन दोनों के इस नेल और नेल का जो आपके पास क्या होता है, नेल फोल्ड और नेल प्लेट का जो दरमियान में एंगल बनता है तो वो एंगल 180 से लेस
होना चाहिए। अगर 180 से ज़्यादा होगा तो ये आपके पास फिर नॉर्मल नहीं कहलाएगा, ये फिर आपके पास एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में इस तरह का एमसीक्यूज़ ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में आया हुआ भी है कि हमारे साथ जो नेल फोल्ड, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड और जो नेल प्लेट होता है, तो इनके दरमियान नॉर्मल एंगल कितना होना चाहिए या कितना लेस होना चाहिए, तो 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, तो वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। इसी तरह से इस दौरान आपने साइनोसिस भी देखनी है, ब्लेंड टेस्ट भी करना है। ब्लेंड टेस्ट किसे कहते हैं? ब्लेंड टेस्ट से मुराद कैपिलरी रिफिल टेस्ट है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आपने अपने नेल को प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद आपने देखना है कि नेल का कलर जो है वो चेंज हुआ हो, ठीक है। फिर आपने अचानक से छोड़ देना है और देखना है कि नेल का कलर दोबारा कितने टाइम में रिगेन होता है। तो टाइम जो है इसकी लेस देन 2 सेकेंड होनी चाहिए। 2 सेकेंड से कम टाइम में जो है ये क्या होना चाहिए, इसका कलर दोबारा वापस आना चाहिए। अगर इसका टाइम जो है 2 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम में इसका कलर वापस आता है, तो इससे जो है आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो ब्लड सर्कुलेशन है नेल्स की तरफ वो सही तरीके से नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लेंड टेस्ट करते हैं। सो डिले रिटर्न ऑफ कलर इंडिकेट पुअर आर्टीरियल सर्कुलेशन, ठीक है। वही बात है कि अगर कलर जो है वो डिले हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आर्टीरियल सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। इसी तरह से क्लबिंग लॉस ऑफ एबनॉर्मल क्लबिंग लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल बिटवीन नेल एंड नेल बेड। और जो एंगल होता है, ठीक है, अगर एंगल हमारे साथ 180 से ज़्यादा हो, ठीक है, क्या कहते हैं, नॉर्मल जो है हमारे पास लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर 180 से हमारे साथ ज़्यादा हो एंगल, ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, क्लबिंग नेल्स कहेंगे, या जो होता है तो 180 से ज़्यादा होता है, तो इससे फिर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। तो क्लबिंग लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल बिटवीन नेल्स एंड नेल बेड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी होती है, नेल असेसमेंट के दौरान नोट करनी होती है। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ये वाला जो आपके पास एंगल होता है ना, यहाँ पर देखिए नेल और इस हमारे साथ जो प्रॉक्सिमल फोल्ड होता है, इनके दरमियान जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर 80 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है क्या करना होता है, फिंगर को प्रेस करके, इस नेल को प्रेस करके इस नेल का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जब कलर चेंज हो जाता है तो फिर एकदम से आपने छोड़ना है, और जितनी जल्दी जो है इसका कलर दोबारा रिगेन होगा तो उतना ही हमें अच्छा पता चलेगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हो रही है। अगर कलर वापस आने में टाइम ले, ठीक है, तो हमें पता चलना चाहिए कि ब्लड जो आर्ट्रियल सर्कुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रही, ठीक है। समझ आ रही है ना आप स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं असेसमेंट ऑफ हेड की तरफ। हेड की जब हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो असेसमेंट के दौरान हमने क्या क्या चीज़ें जो है नोट करनी है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्कल होता है, तो स्कल जो है मुख्तलिफ बोन्स पर मुश्तमिल ये एक स्कल जो है खोपड़ी बनी होती है। तो इसमें आपके पास जो येलो कलर में नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल बोन कहते हैं। फिर इसी तरह से आपके हेड का जो पिछला साइड होता है जो कि ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, ठीक है। अब फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान जो ब्लूइश कलर में आपको बोन नज़र आ रही है, इसको हम पेरिटल बोन कहते हैं। इसी तरह से आपके कान के साथ जो बोन होता है ये ऑरेंज कलर में, इसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो पिंकिश कलर में आपको नज़र आ रहा है टेम्पोरल बोन के साथ, इसको हम स्पिनाइट कहते हैं। इसी तरह से पिंक बोन के आगे आपके पास जो आई ऑर्बिट के अंदर जो बोन नज़र आ रहा होता है, हम
इसे क्या कहते हैं, इथिमॉइड बोन कहते हैं। जो नोज बोन होता है उसको हम नेजल बोन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आई ऑर्बिट के अंदर लेक्रेमल भी होता है, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, टीयर्स को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह से जो हमारे जो क्या होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। तो जो मसूड़ों से ऊपर जो बोन होता है उसको हम मैक्सिला बोन कहते हैं, ठीक है। और जो चिन बोन होता है उसको हम मैंडिबल बोन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो वाइट बोन आपको नज़र आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। तो टोटल आपके स्कल में जो टोटल बोन्स की तादाद है वो कितनी होती है, वो 8 बोन्स होते हैं आपके स्कल में, जिसमें फेस बोन भी आ जाते हैं और जो स्कल है वो भी आ जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद होने चाहिए कि टोटल बोन्स आपके स्कल में कितने हैं। जिस फेस को मिलाकर टोटल बोन जो है 28 है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऊपर से जो है आपको दिखाया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही बोन्स है जो मैंने आपको बताए थे। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्रंटल बोन है, ये आपके पास पेरेटल बोन है, ये पिछला जो हिस्सा होता है इसको हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो सूचर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो इस सूचर्स के ज़रिए कौन से बोन जो है जॉइन हुए हैं, इस सूचर्स के ज़रिए फ्रंटल बोन और पेरिटल बोन जो है जॉइन हुए हैं, तो इसको कोरोनल सूचर्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे साथ एक सूचर आया हुआ है जो कि पेरिटल बोन को जो है इसने क्या किया है, पेरिटल बोन को इसने दरमियान में क्या किया है, जॉइन किया है, तो इसको सेजिटल सूचर्स कहते हैं। फिर वो सूचर से मुराद क्या है, सूचर से मुराद मतलब जॉइनिंग पॉइंट, जहाँ पर दो बॉन्ड जॉइंट हुए हो। तो फिर हमारे साथ जो तीसरा सूचर है उसको हम लिम्बॉइड सूचर कहते हैं, जिसमें पेरिटल बोन और जो ऑक्सीपिटल बोन है ये एक दूसरे के साथ जॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए, ये सूचर्स नेम आप लोगों को याद होने चाहिए, और कौन कौन से बोन इसके साथ जॉइन हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं हेड असेसमेंट को। तो हेड की जब हम असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट काम हमने करना होता है वो है इंस्पेक्शन। तो जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन से मुराद ऑब्जर्व करना, देखना, ठीक है। तो देखने के दौरान हम क्या चीज़ें देखते हैं, तो इस दौरान जो है सबसे पहले हमने हेड साइज़ को क्या करना होता है, देखना होता है कि हेड साइज़ जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है या नॉर्मल से ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो ये हमने देखना होता है। फिर हेड की शेप को हमने देखनी है, ठीक है, कि हेड का शेप कैसा है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने साइमेट्री देखनी है, ठीक है, कंटूर्स ऑफ द हेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने असेसमेंट के दौरान देखनी होती है। सिंपल बातें हैं, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है जो कि आप लोगों को पता ना हो, ठीक है। सो सिंपल बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई जा रही है जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप डेली तौर पर ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं अपने हॉस्पिटल के दौरान। सो द स्कल इज़ जनरली राउंड विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्रोमिसेस, ठीक है। अगर हम स्कल को एंटीरियरली और पोस्टीरियर पीछे से और आगे से देखें तो ये क्या होती है, ये राउंड शेप में होती है, सही है। तो ये बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इसके अलावा लार्ज इन्फेंट हेड में भी हाइड्रोसेफेलस, जो लार्ज इन्फेंट्स होते हैं तो उनका हेड जो है हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस का आपको पता है, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, जो सेफेलस होता है वहाँ पर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हेड जो है क्या हो जाता है, वो लार्ज हो जाता है। इसी तरह से लार्ज एडल्ट हेड एंड फेशियल बोन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्रोमेगली, अगर बच्चों में हेड साइज जो है वो लार्ज हो तो ये किस वजह से हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस की वजह से हो सकता है, ठीक है। मतलब हेड में जो है जो सेफेलस में ब्रेन होता है वहाँ पर जो पानी की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो हेड साइज है वो लार्ज हो जाता है। अगर एडल्ट में आपको हेड साइज जो है वो लार्ज देखने को मिले या जो फेशियल बोन है वो ज़रूरत से ज़्यादा लार्ज हो, तो इसका
इसको फिर हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को फिर हम एक्रोमेगली कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्रोमेगली की वजह से क्या होगी, काज होंगी, ठीक है, जिसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो चुके होते हैं एडल्ट स्टेज में। तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से जो बोन्स होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगली कहते हैं, ठीक है। तो पल्पेट द स्कल फॉर नोड्यूल्स और मासेस, तो इस दौरान जो है हमने क्या करना होता है, स्कल को पल्पेट करना होगा, और पल्पेशन के दौरान हमने किसी भी किस्म के नोड्यूल या मासेस जो है उसको नोट करने होंगे कि मौजूद तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो है आपने हेड असेसमेंट के दौरान देखनी है। इसी तरह से हेडिक, हेडिक किसी कहते हैं, आप सबको पता है, सर का दर्द जो होता है उसको हम हेडिक कहते हैं। सो एनी अनयूजुअल फ्रीक्वेंट और अनयूजुअली सेवियर हेडिक, ठीक है, ये क्या होगा, तो इसके जो है वजूहात होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को जो है सर दर्द हो रहा है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हेडिक हो रही है, तो इसके लिए भी आप उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ये सर दर्द जो है आपको कब से हो रहा है या कब से हुआ है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई है, कितने टाइम से आपको सर दर्द हो रहा है, और कहाँ पर जो है आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपने अपने पेशेंट से पूछने होते हैं असेसमेंट के दौरान। इसी तरह से हेडेक के हमारे साथ टाइप है, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास आता है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो है ये बेसिकली कहाँ पर फील होती है, ये ऑक्सीपिटल या जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, जो पिछला बोन होता है, पीछे वाला जो बिल्कुल बोन होता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फील होती है, या जो फ्रंट वाला बोन होता है यहाँ पर ये टेंशन हेडेक जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, फील होती है। तो ये टेंशन की वजह से फील होती है, दर्द हो रही होती है, ठीक है। इसी तरह से माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन हेडेक कहाँ पर ज़्यादातर फील होती है, माइग्रेन हेडेक जो है ये सुप्रा ऑर्बिटल जो लोकेशन है यहाँ पर जो है आपको दर्द जो है फील होती है। इसके अलावा रेट्रो ऑर्बिटल या फ्रंटो टेम्पोरल, मतलब फ्रंट बोन और जो साइड वाले बोन्स है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो फील हो रही होती है। तो इस तरह की अगर पेन आपको फील हो रही हो, या आपका पेशेंट आपको कहें कि मेरे फ्रंट बोन पर, मतलब सामने की तरफ, और इसी तरह से जो साइड बोन्स है, ठीक है, हेड के, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रही है, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ इनको माइग्रेन हेडेक जो है हो रही है। इसी तरह से क्लस्टर हेडेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो पेन अराउंड द आइज, आइज के इर्द गिर्द जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। इसी तरह से जो टेम्पल फोर हेड है, ठीक है, वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, जो चीक बोन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। और पेन क्या होती है, यूनिलेटरल होती है, मतलब एक एट अ टाइम जो है एक साइड पर पेन जो है वो पेशेंट को फील हो रही होती है। तो ये आपके पास कौन सी पेन होगी, इसको हम क्लस्टर हेडेक कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंशन हेडेक में पेन जो है ऑक्सीपिटल या फ्रंटल बोन में ज़्यादा फील हो रही होती है। माइग्रेन हेडेक में जो है सुप्रा ऑर्बिटल, रेट्रो ऑर्बिटल या फ्रंटो टेम्पोरल बोन में पेन बहुत फील होती है। या क्लस्टर हेडेक में जो है आई के इर्द गिर्द जो है पेन फील हो रही होती है। टेम्पल फोरहेड या चीक बोन की चीक बोन में जो है पेन बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। तो इससे जो है आपको पता चलेगा कि ये कौन से हेडेक है, ये क्लस्टर हेडेक है, टेंशन हेडेक है, या माइग्रेन हेडेक है। तो एमसीक्यूज में इससे एग्जाम में इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक, अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो पेन की हमारे साथ जो करेक्टरिस्टिक है, एक हमारे साथ थ्रोम्बिंग पेन होता है। थ्रोम्बिंग पेन से मुराद पाउंडिंग, ठीक है, या शूटिंग। तो पाउंडिंग या शूटिंग पेन जो है ये आपको माइग्रेन हेडेक में ज़्यादा फील होंगी, ठीक है। इसी तरह से एचिंग पेन है, तो एचिंग पेन जो कि कॉन्स्टेंटली जो है प्रेशर आपको फील हो रही होती है कि मेरे सर को कोई दबा रहा है, तो ये आपको टेंशन हेडेक में जो है इस तरह की पेन जो है आपको क्या होगी, फील होंगी, ठीक है। इसी तरह से पेन की इंटेंसिटी भी होती है, शिद्दत भी होती है। एक हमारे साथ माइल्ड पेन कहलाती है जो कि थोड़ा सा होती है, ठीक है। एक हमारे साथ मॉडरेट होती है जो कि थोड़ा से ज़्यादा होती है, और सेवियर पेन जो कि बहुत ज़्यादा सेवियर होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को पेन
होंगी, हेडेक होंगे, ठीक है। जो एसोसिएटिव फैक्टर्स है, मतलब जिसकी कुछ ऐसे फैक्टर जो कि पेन हेडेक को प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करती है, तो नाज़िया वॉमिटिंग की वजह से भी पेन हो सकती है। विजन में चेंजेस, मतलब नज़र की ख़राबी की वजह से भी अक्सर लोगों को क्या होती है, पेन हो रही होती है, ठीक है। सर में दर्द उनको फील हो रहा होता है, ठीक है। एलिवेटिंग फैक्टर भी हो सकते हैं, दूसरे इलनेसिस की वजह से, मेडिकेशन की वजह से भी पेशेंट को क्या हो सकती है, हेडेक फील हो सकती हैं। तो ये सिंपल बातें हैं, ये चीज़ें जो है अगर आप इसको खुद से एक बार देख ले तो आप लोगों को ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी किस्म की मुश्किल ऐसी बात नहीं है जो कि आपके लिए कंफ्यूजन बने। अब बात करेंगे हम निक असेसमेंट की। जब हम निक की असेसमेंट करते हैं, गर्दन की असेसमेंट करते हैं, तो गर्दन की असेसमेंट के दौरान हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो देखनी होती है, ठीक है, और कैसे हमने असेसमेंट करनी होती है। तो टेक्निक वही है कि सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन करना होता है और फिर आपने क्या करना होता है, पल्पेट करना होता है। सो इंस्पेक्ट एंड पल्पेट निक फॉर ट्रिकिया, ठीक है। ट्रिकिया को हम क्या करेंगे, पल्पेट करेंगे। शुड बी एट मिड लाइन, ठीक है, जो कि मिड लाइन में होनी चाहिए। इसी तरह से थायराइड, लेम्फ नोड, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इनकी इंस्पेक्शन भी करेंगे और इसको हम पल्पेट भी करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमने करोटिड जो आर्टरीज है उसको हमने एस्कल्टेट करना है, मतलब स्टेथोस्कोप के ज़रिए हमने उससे साउंड जो है वो सुनना है, ठीक है। स्टेथोस्कोप का जो बेल पोर्शन है उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, करोटिड आर्टरी पर रखेंगे। एट अ टाइम एक करोटिड आर्टरी पर हम उसको रखेंगे, ठीक है, दोनों पर नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसको हमने क्या करना है, एस्कल्टेट करना है और ब्रूइड साउंड को सुनने के लिए हमने चेक करना है कि किसी किस्म की ब्रूइड साउंड जो है हमें सुनने को तो नहीं मिल रही। अगर ब्रूइड साउंड जो है आप सुन लेते हैं तो फिर आपने करोटिड आर्टरी को पल्पेट करना है, किस चीज़ के लिए, थ्रिल के लिए, ठीक है, कि किस तरह की जो है करोटिड आर्टरी जो है वो कर रही है, मतलब किस तरह से वो वाइब्रेट कर रही है। इसी तरह से आपने एट अ टाइम एक साइड की करोटिड आर्टरी को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है करोटिड आर्टरी जो है ये वो मेन आर्टरीज है जो कि हमारे ब्रेन को क्या कर रही होती है, ब्लड सप्लाई कर रही होती है। सो अगर आप एट अ टाइम दोनों करोटिड आर्टरीज पर फिंगर रखते हैं, ठीक है, उसको आप प्रेशराइज करते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है ब्रेन की तरफ कम हो जाती है, और ब्रेन की तरफ जब ब्लड फ्लो कम होगी तो 1 मिनट के लिए भी अगर आपकी ब्रेन सेल्स तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में कमी आ जाए तो इससे ब्रेन सेल्स जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बुरी तरह से मुतासर होकर आप अपने पेशेंट को हमेशा के लिए पागल कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने जब भी करोटिड आर्टरीज की असेसमेंट करनी हो तो एट अ टाइम आप एक साइड की करोटिड आर्टरी को क्या करेंगे, चेक करेंगे, और दूसरे साइड को आपने बिल्कुल टच ही नहीं करना, ठीक है, ताकि जो ब्लड फ्लो हो वो कंटिन्यूसली सेम मोशन में जो है जा रही हो। इसके साथ साथ आपने निक की रेंज ऑफ मोशन, आर ओ एम से क्या मुराद है, आर ओ एम से मुराद रेंज ऑफ मोशन है। तो आपने निक की रेंज ऑफ मोशन भी चेक करनी है, मतलब निक को जो है आपने डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना है और देखना है कि इस मूवमेंट के दौरान पेशेंट को किसी किस्म की दुश्वारी तो फील नहीं हो रही, ठीक है। आपने पेशेंट्स को खुद भी करना है, कहना है कि इस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, ऊपर देके, नीचे देके, दाएं देके, बाएं देके, ठीक है। तो जो इस तरह से वो खुद करेंगे इसको हम एक्टिव मूवमेंट कहेंगे, और जब आप उसके लिए खुद करते हैं आप उनके हेड को पकड़ के पहले दाएं की तरफ मोड़ते हैं, फिर बाएं की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, एक ख़ास लिमिट तक। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, और इसके ज़रिए हम देखते हैं कि रेंज ऑफ मोशन हमारे साथ लिमिटेड तो नहीं है, या रेंज ऑफ मोशन के दौरान किसी किस्म का मसला तो पेशेंट को नहीं हो रहा, ठीक है। सो लेम्फ नोड्स, आप यहाँ पर आपको लेम्फ नोड जो है निक में दिखाए जा रहे हैं, जो कि आपके पास मुख्तलिफ लेम्फ नोड्स है जो कि निक में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर अगर कान के सामने आप देखें तो ये हमारे साथ क्या है, लेम्फ नोड है। इसको हम क्या कहते हैं, प्री
ऑरिक्यूलर नोड्स कहते हैं, ठीक है, जो कि कान के बिल्कुल आगे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम प्री ऑरिक्यूलर नोड्स कहते हैं। पोस्ट ऑरिक्यूलर नोड जो कि कान के बिल्कुल पीछे होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीपिटल रीजन में भी आपके पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, जिसको हम ऑक्सीपिटल नोड्स कहते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास जो मसल आता है निक का, उसको हम स्टर्नोक्लीडोमस्टाइड मसल कहते हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको स्टर्नोक्लीडोमस्टाइड मसल कहते हैं। इसी तरह से चिन के नीचे आपके पास यहाँ पर जो मसल जो नोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस नोड्स को, इसको हम सबमैंडिब्यूलर नोड्स कहते हैं। चिन के नीचे जो नोड्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम सबमेंटल नोड्स कहते हैं। यहाँ पर निक में जो नज़र आ रहे हैं, इसको हम सुपरफिशियल एंटीरियो सर्विकल नोड्स कहते हैं। यहाँ पर आपको गर्दन में जो नोड्स नज़र आ रहे हैं, तो इसको पोस्टीरियर क्लेविकल नोड्स कहते हैं। यहाँ पर नीचे जो नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम इंफीरियर एंटीरियर सर्विकल नोड्स कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के नोड्स है, इसको भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट के दौरान चेक करते हैं, ठीक है। ये किसी किस्म की इनलार्जमेंट तो इसमें नहीं आई हुई, ये अब आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जी जी सर ये नोड्स क्या होते हैं मतलब? नोड्स ये ग्लैंड्स होते हैं, ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ फ़ंक्शन होते हैं, हर एक नोड्स के अपने ख़ास ख़ास फ़ंक्शन होते हैं, जो कि एनाटमी फिजियोलॉजी में इंशाल्लाह, या जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में आप मुख्तलिफ नोड्स के बारे में इंशाल्लाह जान लेंगे, या जो एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग है वहाँ पर जो है मैं आपको नोड्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर फिर आप इसको जान लेंगे, ठीक है। ओके सर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल, सो ये आपको जस्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। जब आप क्या कहते हैं, सबसे पहले स्किन की असेसमेंट जब आप कर लेते हैं, ठीक है, असेसमेंट के दौरान आपको जितनी भी फाइंडिंग मिली होती है, तो आपने उसको डॉक्यूमेंट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में फिर आपने किस चीज़ की असेसमेंट की थी, हेड की थी, तो हेड की असेसमेंट के दौरान जो कुछ आपने नोट किया होता है, तो उसको आपने डॉक्यूमेंटेशन में लिख देना है। और निक की असेसमेंट के दौरान जो कुछ आपने नोट किया होता है, तो उसको आपने डॉक्यूमेंटेशन में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, नोज़ की जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो नोजल म्यूकोजा नॉर्मली क्या होता है, पिंक होता है। सेप्टम मिडलाइन मतलब नोज़ जो है बिल्कुल हमारे साथ जो सेप्टम है, ठीक है, जो एक वाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि दो ओपनिंग को एक दूसरे से अलग करती है, तो वो बिल्कुल मिड लाइन में होनी चाहिए। किसी किस्म की साइनस में टेंडरनेस जो है वो हमने नहीं देखी, तो बिल्कुल आपने उसी तरह से नोट कर लेना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट कर लेना है। थ्रोट कैसे आपने देखा, थ्रोट में ओरल म्यूकोजा जो है वो पिंक था, ठीक है। डेंटिशन गुड थी, डेंटिशन किसे कहते हैं, दांतों को कहते हैं। दांत जो है वो तमाम दांत जो है वो क्या थे, अच्छे थे, गुड थे, सीक्वेंस में थे, ठीक है। फैरिंग्स जो है विदाउट किसी किस्म की एक्सोडेट्स का जो था वो हमने देखा। नेक में ट्रिकिया जो है मिड लाइन पर थी, नेक जो है फ्लेक्सिबल थी। थायराइड इसमत, जो थायराइड इस्मत बोन है पल्पेबल था, ठीक है, हमने उसको फील किया। लोब जो है उसमें हमने फील नहीं किए, ठीक है। लेम्फ नोड में कोई सर्वाइकल एक्सिलरी एपिट्रोक्लियर इंग्विनल एडिनोपैथी जो है हमने नहीं देखी लेम्फ नोड्स में। तो जो कुछ आपने देखा होता है वही जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या करनी होती है, उसको आपने डॉक्यूमेंट करना होता है। सो ये था आपका हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।